नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मंत्री मदन कौशिक की एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव, एम्स में होंगे भर्ती। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी हुए सेल्फ आइसोलेट। होटलों और रेस्टोरेंटों में बंद पड़े बार खोलने की तैयारी में सरकार। बार संचालन के लिए जिलाधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने को कहा। हरदा ने की सीएम त्रिवेंद्र की तारीफ। कई फैसलों पर हरदा ने सरकार को सुझाव और नसीहत भी दी। भर्तियों और पर्यटकों के फैसलों को अच्छा कदम बताया। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे बाजपुर में तेंदुए का आतंक। सीसीटीवी में कैद हुए तेंदुए की तस्वीर। बंदर को बनाया तेंदुए ने निशाना। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर पहाड़ी दरकी। भूस्खलन से घंटों फंसे रहे सैकड़ों वाहन। नैनीताल हल्द्वानी सड़क में भू धसाव से पड़ी दरारें। उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा 24,000 पार। 668 नए मामले आए सामने। 11 संक्रमितों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसे देखते हुए हरिद्वार के सीएमओ और डीएम की सलाह पर कौशिक देर शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में भर्ती हो गए हैं। उनके मद्देनजर उनकी आरटी-पीसीआर जांच भी कराई गई है। उधर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी अगले 3 दिन तक के लिए आइसोलेट हो गए। उनियाल ने यह कदम अपने पुत्र और भतीजी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद उठाया है। उनका स्टाफ सेल्फ आइसोलेट हो गया है। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपनी दम भरने में लग गई हैं। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार की कमियों को गिना रही है। लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ जाहिर किया है कि 2022 की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और इस बार बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े दमखम के साथ सामने खड़े हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार 2022 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो नहीं, मैं कहूँगा हम कांग्रेस के लोग हैं और अपने साथियों से जो है जब संवाद होता है तो कई चीज़ों का आदान प्रदान होता है। उससे हमें भी लाभ मिलता है और हमारे जो साथी हैं उनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिलता है। तो जहाँ तक चुनाव का जिक्र आपने किया, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और मैं कहना चाहता हूँ 2017 में जो वैक्यूम था उस वैक्यूम को भरने का काम हमने किया है और आज 2022 में जब चुनाव होगा तो हर विधानसभा में कांग्रेस के पास ऐसे प्रत्याशी हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का दम रखते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। राजनीतिक चुनावी दल की तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा वर्चुअल माध्यम से अपने कार्यकर्ता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस क्रम में सूबे में आम आदमी पार्टी की दस्तक से सभी राजनीतिक दलों में हलचल पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य सुविधा, बिजली, पानी के बिल की उपलब्धियां गिनवा रही है। इसी उपलब्धि के द्वारा उन्होंने उत्तराखंड में सभी विधानसभा में अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े करने का मन बनाया है। चमोली पहुंचे आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी शिशुपाल रावत ने कहा कि वर्तमान सरकार बेबुनियादी बयानबाजी कर रही है। उनकी बयानबाजी को देखकर लगता है कि आम आदमी पार्टी के देवभूमि में आते ही भाजपा बौखला गई। राज्य गठन के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस और बीजेपी ही इस प्रदेश में सत्तासीन रही हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां प्रदेश को विकास की ओर जाने में कारगर साबित नहीं हो पाई। आज भी राज्य बनने के 20 साल बाद भी मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई। व्यक्ति के पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। मोटिव तो है कि आदरणीय जो हमारे संयोजक है दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी ने कोरोना के लिए उत्तराखंड में भी दिल्ली की तरह काम करने के लिए सब साथियों को कह रखा है कि ऑक्सीजन पूरे उत्तराखंड के परिवार के एक एक व्यक्ति का ऑक्सीजन नापेंगे और घर घर जाकर के हमारे ऑक्स मित्र जो है कोविड को हराने के लिए
रुद्रप्रयाग में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने और मास्टर प्लान के विरोध में केदारनाथ धाम में 3 माह से आंदोलन कर रहे तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर की सहायता से एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लिंचैली लाई। यहां पर ज्यादा तबीयत खराब होने पर उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया और इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। बता दें कि केदारनाथ मंदिर में आचार्य संतोष त्रिवेदी 3 माह से अर्धनग्न होकर धरना दे रहे थे। उनकी 2 मांगे हैं, जिसमें देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए और केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों को बंद करवाया जाए। पूर्व की भांति श्री बद्री केदार मंदिर समिति को रखा जाए। देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से केदारनाथ धाम में अव्यवस्थाएं हावी हो चुकी हैं और तीर्थ पुरोहितों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी अर्धनग्न होकर धरने में डटे थे। श्री केदारनाथ आज संतोष आचार्य जी जो है लगभग 3 माह से जो है अर्धनग्न अवस्था में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली, जिस कारण वो इतनी कड़ाके की ठंड में जो है आज जो है यहाँ पर बीमार होकर के अभी जो है वो ऋषिकेश एम्स में पहुंच गए हैं। उत्तराखंड शासन द्वारा अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन जारी करने के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट गतिविधियों को शुरू करने की रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। हालांकि बीसीसीआई ने पहले ही 21 सितंबर से खेल गतिविधियों को शुरू करने के दिशा निर्देश जारी कर चुका है, तो वहीं राज्य की गाइडलाइन जारी होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि 21 सितंबर से प्रदेश के भीतर क्रिकेट की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा ने बताया कि बीसीसीआई और सीएयू का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि जो प्रतिभाएं हैं उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते तैयारियां ठप पड़ गई हैं, लेकिन बीसीसीआई ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर 21 सितंबर से क्रिकेट गतिविधियों को शुरू करने की बात कह चुकी है। लिहाजा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की 21 तारीख से क्रिकेट गतिविधियों को शुरू करने जा रहा है, जिसकी रणनीति बनाई जा रही है। पसीना निकालते तो यार वैसे तरह निकलता नहीं मेरा यार। स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का हमेशा ये वो रहा है कि जितने मैक्सिमम जो प्रतिभाएं हैं क्रिकेट के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको बाहर लाया जाए, एक अच्छा क्रिकेट का माहौल किया जाए। वो ड्यू टू कोविड की वजह से सब एक पीछे चला गया है, रुक सा गया है। हालांकि बीसीएनएल ने एसओपी निकाल दी थी और मिनिस्टर एचआरडी की भी एसओपी आ गई कि 21 तारीख से आप विद 100 पीपल गैदरिंग से आप चालू कर सकते हैं। तो हम भी 21 तारीख के बाद से अपना प्लान आउट करें, कैसे करना है क्रिकेट, कैसे स्टेट में रन करना है, वो प्लान आउट करें। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते तराई की नदियां ओवरफ्लो होकर बह रही हैं। आज सुबह नानकमत्ता के पकड़ी गांव निवासी 60 वर्षीय सुरजन सिंह अपने जानवरों के लिए चारा काटकर वापस अपने घर जाने के लिए देवहा नदी के पार कर रहे थे कि अचानक देवहा नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी के तेज बहाव में सुरजन सिंह बह गए। सुरजन सिंह के नदी में बहने की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नदी से सुरजन सिंह की लाश को निकाला। पुलिस द्वारा मृतक सुरजन सिंह की लाश को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हर साल कैलाश नदी का पानी अचानक से देवहा नदी में छोड़े जाने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं और आज भी कैलाश नदी का पानी अचानक से देवहा नदी में छोड़ा गया, जिसमें बहकर सुरजन सिंह की मौत हो गई। इसके बारे में स्थानीय प्रशासन को कई बार ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाने पर सूचना मिली थी कि सुरजन सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम टुकड़ी थाना नानकमत्ता देवा नदी में डूबने के कारण मृत हो गया है, जिसका शव यहाँ देवा नदी के किनारे यहीं पर मिला है। इस शव का पोस्टमार्टम पंचायतनामा कार्रवाई कर पीएम के लिए नागरिक चिकित्सालय खटीमा भेजा जा रहा है। जिनकी ये बॉडी मिली है सर, ये है सुरजन सिंह और ये पानी देवा में ज़्यादा छोड़े जाने के कारण ये नदी में बह गए हैं
और उनकी मृत्यु हो गई है। और प्रशासन से कई बार हम गुहार लगा चुके हैं। आज भी विधायक जी और माननीय अपने एसडीएम साहब को सर्वे करवाया वहाँ का, निदौर का, और उन्होंने खुद जाके भी देखा है। बिल्कुल कैलाश नदी का जो मुहाना बिल्कुल बंद कर रखा है, सभी पानी देवा में डाल दिया गया है, जिस कारण ये सुरजन सिंह की मौत हो गई है। 5 महीने के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की बढ़ती आमद से गुलजार होने लगी है। गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे हैं। नैनीताल के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। एक रिपोर्ट देखिए। पर्यटकों से गुलजार हुई सरोवर नगरी, पर्यटकों की बढ़ती आमद से गुलजार, पर्यटकों में दिख रही है दोगुनी खुशी, कारोबारियों के भी खिले चेहरे, बोटिंग के साथ ठंडी हवाओं का भी आनंद। खूबसूरत वादियों की खूबसूरती जो एक बार देख ले वो नजरें नहीं हटा सकता। विश्व भर से पर्यटक उत्तराखंड में भ्रमण करने के लिए आते हैं। हिमालय, झील, झरने और तालों का मनोरम दृश्य का नजारा बनता हुआ दिखता है। ऐसा ही कुछ नजारा इन दिनों नैनीताल में दिख रहा है, जहां पर्यटक पहुंच रहे हैं और मौसम का मजा ले रहे हैं। पाँच महीने के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की बढ़ती आमद से गुलजार होने लगी है। गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे हैं। नैनीताल के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटक का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। यहाँ पहुंचकर पर्यटकों को शांति का एहसास हो रहा है। पर्यटक सरोवर नगरी नैनीताल पहुँचने के बाद पर्यटक काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ की जो आबो हवा है ना, वो अंदर तक शुद्ध कर देती है आदमी को। आई लव नैनीताल। मैं नैनीताल इस मंथ में सेकंड टाइम आया हूँ। लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पे रश ही नहीं था, 2-3 लोग ही थे बस। आज तो ओपन हो गया तो काफ़ी क्राउड है आज। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और एक तो बीच में तो 3 महीने तक तो बिल्कुल बंदे रहे, कहीं भी जा नहीं सके। तो इंडस्ट्री भी यहाँ पे भी सबको नुकसान हुआ। इंडस्ट्री दोबारा चालू होगी और लोगों को प्रॉफिट होए, आदमी की अर्निंग होए, हम तो ये चाहते हैं। यहाँ फ्रेशनेस बहुत है, ग्रीनरी बहुत है, शुद्ध वातावरण है, ग्रीनरी है, फ्रेशनेस है, प्योर ऑक्सीजन है। बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि हम लोग हर साल आने वाले टूरिस्ट हैं, जो कोई भी ऐसा नहीं है कि कभी ना आए। और यहाँ आके इतनी रौनक देख के बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि सब जल्द अच्छा होगा और हमें घूमने का मौका मिलेगा, नैनीताल आने का मौका मिलता रहेगा। नहीं सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होगा। यहाँ आकर सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है और कोरोना का जो डर था वो दिल से निकल गया। नैनीताल के विभिन्न पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिनसे पर्यटक स्थल एक बार फिर से गुलजार हो चले हैं। पर्यटकों की आमद से नैनीताल के पर्यटक कारोबारियों के चेहरे खिल चुके हैं। नैनीताल पहुँचे पर्यटक सरोवर में बोटिंग के साथ ठंडी हवाओं के आनंद ले रहे हैं। कहने को नैनीताल में कई दिलकश पर्यटक स्थल हैं, लेकिन पर्यटकों को सबसे अधिक पसंदीदा पर्यटक स्थल बनी हुई है नैनी झील, जहां पहुंचकर पर्यटक प्रकृति के ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया, जिसके चलते काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। सड़क पर हुए भूस्खलन के कारण रास्ता करीब 4 घंटे बंद रहा। वहीं सड़क बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार भी लगी रही। हाईवे पर भूस्खलन की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। बार बार भूस्खलन होने से मलबा हटाने में काफी परेशानी हुई। एक रिपोर्ट देखिए। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर पहाड़ी दरकी, भूस्खलन से घंटों फंसे रहे सैकड़ों वाहन। बार बार भूस्खलन होने से मलबा हटाने में हुई परेशानी।
भवाली नैनीताल रोड पर भी सड़क का हिस्सा धंसा। नैनीताल हल्द्वानी सड़क में भू धंसाव से बड़ी दरारें। राजधानी देहरादून और आसपास के कई इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अगले 2 दिन बारिश से कुछ राहत रह सकती है। वहीं सुबह चार धाम यात्रा मार्ग पर क्षेत्रपाल में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। अन्य जगहों पर हाईवे सुचारू है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर क्षेत्रपाल के बाद अब बिरही डेंजर जोन बना हुआ है। यहाँ पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के कारण बार बार जाम की स्थिति पैदा हो रही है। शनिवार को हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आने से करीब 5 घंटे तक हाईवे बंद रहा। इस दौरान बद्रीनाथ धाम जा रहे श्रद्धालुओं के साथ ही सेना के जवानों व स्थानीय लोगों ने वाहनों में बैठकर ही हाईवे खुलने का इंतजार किया। वहीं नैनीताल हल्द्वानी हाईवे भूस्खलन के कारण यातायात के लिए बंद हो गया है। मलबा हटाने के लिए एनएच ने जेसीबी भेज दी। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। बता दें, नैनीताल हल्द्वानी नेशनल हाईवे 87 पर सुबह पहाड़ी में हुए भूस्खलन की वजह से यातायात कई घंटे बंद हो गया। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बताया जा रहा है कि सुबह पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया और मलबे से पूरी सड़क पट गई और वाहनों का आवागमन थम गया। एनएच में तमाम स्थानों पर कमजोर पहाड़ियों पर मानसून में भूस्खलन होता रहता है। हनुमानगढ़ से बल्दिया खान, टाकुला, बेलू बखान तक का क्षेत्र भूर्ग विरघे दृष्टि से संवेदनशील है। सूचना पर मौके पर पहुंची लोक निर्माण विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटे में यातायात सुचारू कर दिया। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यूपी की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, के न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। इस मुहिम में आप भी बन जाइए रिपोर्टर। सामने लाइए अपने आसपास की सड़कों की बदहाली। बनाइए वीडियो और नाम पता फोटो के साथ व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर 7800004400 पर। जो दर्शक अपनी पहचान गुप्त रखना चाहेंगे वो सिर्फ वीडियो की लोकेशन बताएं। हम सरकार तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के बैल पड़ाव क्षेत्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ज्वाला वन के फॉरेस्ट गार्ड द्वारा गिल्टे से नदी बाइक छोड़ने के काम से आरोपी से 20,000 रुपए हड़प लिए और आरोपी को 10 महीने बीत जाने के बाद भी मोटरसाइकिल नहीं दी, जो कि ठोकरे खाने पर मजबूर है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के बैल पड़ाव क्षेत्र में बड़ी लापरवाही सामने आई। ज्वाला वन के एक फॉरेस्ट गार्ड द्वारा गिल्टे से लदी बाइक छोड़ने के नाम से आरोपी से 20,000 रुपए हड़प लिए गए और आरोपी को 10 महीने बीत जाने के बाद भी मोटरसाइकिल नहीं मिली, जो कि ठोकरे खाने को मजबूर है। आखिर में हार कर उसने प्रभागीय वन अधिकारी रामनगर के यहाँ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पीड़ित द्वारा ऑडियो भी जारी किया गया है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड ने पैसे लेने के बाद कबूल ली है। आप भी सुनिए इस ऑडियो को। कुछ भी नहीं है, वहाँ तो कह रहे हैं कि आरसी जमा पैसे किए वो उसकी नकल ले, किसकी? रशीद नकल का नाम है, रशीद है, जो 20,000 जमा किए थे हमने। अरे 20,000 तो मेरे पास में है, वो केस जब उसका वो जांच रिपोर्ट लगी जब तो जमा होंगे। अरे आप जमा तो करो ना, तभी तो हमारे को रसीद तो काट के दो, फिर रसीद हमारे काट के दो तो बस हम अपने आप शुरू करवा लेंगे गाड़ी का काम। बता दे, मामला 17 नवंबर 2019 का है। गुरचरण सिंह बाजपुर निवासी अपनी बाइक पर कोसी नदी से लकड़ी का गिल्टा लेकर जा रहा था। तब उसे वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ लिया और उसे बैल पड़ाव वन क्षेत्राधिकारी के यहाँ लेकर के गए। मौका पाकर सुरेश नामक फॉरेस्ट गार्ड ने 20,000 रुपए में बाइक और आरोपी को छोड़ने की बात की, जिसमें आरोपी के परिजनों ने 10,000 रुपए का इंतजाम तुरंत कर दिया। उसके बाद सुरेश ने उन लोगों की दूसरी बाइक इस शर्त पर वही जमा करा ली कि सुबह 10,000 रुपए और लेकर आना और दोनों बाइक वापस लेकर जाना। लेकिन जब आरोपी सुबह रुपए लेकर के वहाँ पहुँचता है, तब उसे सिर्फ एक ही बाइक वापस मिलती है और उससे कहा गया कि अब बाइक छुड़ाने के लिए 15,000 और इंतजाम करो, नहीं तो बाइक को भूल जाओ। जबकि आरोपी के अनुसार अभी तक इस मामले में कोई आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ है। थक हार कर आरोपी ने प्रभागीय वन अधिकारी रामनगर के यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवाकर फॉरेस्ट गार्ड के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। जी, ये प्रकरण आपके द्वारा ही मैं संज्ञान में लाया जा रहा है। हमारे संज्ञान में नहीं कि किस तरह कौन सी गाड़ी पकड़ी गई थी। तो अगर कोई इस तरह कंप्लेन अगर आई है तो कंप्लेन की जांच की जाएगी और अगर फॉरेस्ट गार्ड कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जब प्रभागीय वन अधिकारी से मामले की जानकारी ली गई, तब उनका कहना था कि मीडिया के द्वारा उन्हें इसकी जानकारी मिली है। अगर कोई इसकी लिखित शिकायत करता है तब जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित ने लिखित शिकायत वन विभाग को दे दी है। अब देखना यही होगा वन विभाग उस आरोपी के 20,000 रुपए को लेकर के अपने कर्मचारियों पर क्या उचित कार्रवाई करता है। बाजपुर से के न्यूज के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के थाना रायवाला पुलिस ने फर्जी कंपनी खोलकर आरडी और एफडी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशक को गिरफ्तार कर लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। फर्जी कंपनी खोलकर 9,000 ग्राहकों से ठगी। दोन सहित राज्य के कई जिलों में खोली थी ब्रांच। अकेले रायवाला ब्रांच में करीब 110 खाता धारकों के 40 लाख की नहीं लौटाई धनराशि। पुलिस गिरफ्त में 28 करोड़ की ठगी करने वाले। आरडी और एफडी के नाम पर करते थे ठगी। धोखाधड़ी में प्रबंध निदेशक और निदेशक गिरफ्तार। मेहनत से पैसा मिलता है, जैसे को तैसा मिलता है, ये कहावत एकदम सच साबित हुई है। जी हाँ, ऋषिकेश के थाना रायवाला पुलिस ने फर्जी कंपनी खोलकर आरडी और एफडी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में कंपनी के प्रबंधन निदेशक को गिरफ्तार कर लिया। रायवाला थाना अध्यक्ष हेमंत खंडूरी ने बताया कि बीते 5 सितंबर को नरेश चंद्र कुकरेती नाम के व्यक्ति ने रायवाला थाने में तहरीर दी थी कि कैलाशी विजन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रबंधकों ने गैर कानूनी तरीके से देहरादून और अन्य जनपद राज्यों में लोगों को गुमराह किया और उन्होंने कंपनी के ब्रांच में फर्जी खाते खोलकर लोगों से
आरडी और एफडी डेली डिपॉजिट स्कीम लोन देने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी की है। 9,000 ग्राहकों के खाते इनके द्वारा खोले गए थे, जिसमें करोड़ों रुपए का संपत्ति व नगद पैसा इनके द्वारा अपने आप लिया गया था। कुछ लोगों का इनके द्वारा पैसा दिया गया है और कुछ लोगों का पैसा इनके द्वारा नहीं दिया गया। जांच में पाया गया है कि इन लोगों के पास पैसा नहीं है और ये फर्जी तरीके से कंपनी को ऑपरेट करके लोगों का पैसा हड़प रहे थे। तो प्राथमिक जांच के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं कमल भारती, उसको और जो निदेशक हैं नवाबुद्दीन, उसको अरेस्ट किया गया है और अभी विवेचना जारी है। पुलिस के द्वारा छानबीन करने पर आरोप सही साबित हुए, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन में आते ही कमल भारती और नसीमुद्दीन नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि जनवरी 2018 में फर्जी तरीके से व गलत तथ्यों के आधार पर कैलाशी विजन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने करीब 23 ब्रांच खोली है। इनमें से 13 देहरादून, 1 कोटद्वार, 5 नजीमाबाद, 3 मध्य प्रदेश में खोली गई थी। इनमें इन्होंने 9,000 ग्राहकों के खाते खोलकर करीब 28 करोड़ की धोखाधड़ी की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ चल रही है। ऋषिकेश से के न्यूज के लिए बसंत कश्यप की रिपोर्ट। लालकुआं वार्ड नंबर 4 निवासी युवती का 2 दिन पहले देर रात कोतवाली के बगल से अपहरण हुआ था। इस दौरान पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे। आनन फानन में परिजनों की शिकायत करने के बाद कोतवाली पुलिस ने कई टीमों को अलग अलग दिशा में भेजा, जिससे देर रात युवती और अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा गया। कल देर रात एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लड़की के अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा गया है और विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह किडनैपिंग नहीं बल्कि सोची समझी कहानी थी। दोनों आरोपी लालकुआं और काठगोदाम के रहने वाले हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।